करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि कॉमर्स के एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। खास तौर पे अगर आप कॉमर्स का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें काफ़ी मदद करेंगे। आज की सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये DSSB के प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डालूंगा, उस लिंक पे आप ज्वाइन कर लें। जो टीचर प्रेपरेशन के लिए उस पे ज्वाइन करें। अगर आप टीचर के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट या अन्य कोई भी टीचर जो कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए हो, टीजीटी, तो इसका जो पीडीएफ है ये भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप इसको वहां से ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे नोट्स भी इसमें हर क्वेश्चन के डिस्कशन के लिए बने हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी कैन बी। एक एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकता है। देखिए, ये टैक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनकम टैक्स के लिए किसी पर्सन की इनकम पे जब टैक्स लगाया जाता है तो यह देखा जाता है कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, निवासीय स्थिति क्या है। गिवन ऑप्शंस में से सही का चयन करें। आप ट्राई करें कितने आप सही अटेम्प्ट कर सकते हैं और फिर इसके बाद उसका एनालिसिस भी सुने। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, डिफरेंट फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर्स। अलग अलग वर्षों में अलग अलग स्थिति हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है। किसी वर्ष में वो निवासी तो किसी में अनिवासी हो सकता है, और निवासी में भी किसी में साधारण निवासी तो किसी में असाधारण निवासी हो सकता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। और रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया में टैक्स पर्पज के लिए जो नॉर्मल कंडीशन है ये पहचान करने के लिए कि कोई पर्सन रेजिडेंट है या नहीं है। तो दो कंडीशंस हैं और इनमें से अगर एक को भी कोई सेटिस्फाई कर देता है तो वो रेजिडेंट हो जाता है, और अगर वो इन दोनों में से एक को भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाता है। अब रेजिडेंट का भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है कि ऑर्डिनरी है या ऑर्डिनरी नहीं है वो रेजिडेंट। उसकी कंडीशन जो है वो आप कमेंट के माध्यम से देंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको कमेंट के माध्यम से रखें। एवरी ईयर रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो हर साल टैक्स पेयर का डिटरमाइन किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स इंसिडेंट इज हाईएस्ट इन द केस ऑफ। टैक्स इंसिडेंट हाईएस्ट होगा किस केस में, मतलब कौन सी सिचुएशन इनमें से ऐसी होगी जब किसी पर्सन पे सबसे ज्यादा टैक्स लगता हो। सही का चुनाव करें। तो इसमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। टैक्स इंसिडेंट हाईएस्ट होगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में, और यह क्लियर हो जाएगा इस चीज से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक टेबल है जिसमें यह बताया गया है कि नेचर ऑफ इनकम और वो टैक्सेबल आपके लिए है या नहीं है। आप अगर नॉन रेजिडेंट हैं, अनिवासी हैं, तो ये जो पहले पार्ट हैं ये आपके टैक्स होंगे, और बाद की दोनों तरह की इनकम पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। इनको चाहें तो देख भी सकते हैं, किन किन इनकम पे नॉन रेजिडेंट यानी कि जो निवासी नहीं है भारत का बिल्कुल भी, तो उसकी दो तरह की इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। एक तो इनकम जो वो एक्रू करता है इंडिया से बाहर, ऐसे बिजनेस से जिस बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में हो। मतलब इंडिया की कोई फर्म है, वो बाहर भी व्यवसाय करती है, कंट्रोल इंडिया से है, लेकिन बाहर का विदेश का व्यक्ति विदेश की ब्रांच में ही काम कर रहा है, और अगर वो अनिवासी है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, इनकम अदर देन द अबव, ये बाकी की जो पहले इनकम दी गई है इन सब के अलावा अन्य कोई इनकम हो, मतलब ऐसी कोई इनकम जिसका भारत से कोई लेना देना ही नहीं हो, तो उस पर तो आप पे टैक्स लगेगा ही नहीं एनआर के केस में। अब ये रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, निवासी है और साधारण निवासी है, और रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, निवासी है लेकिन साधारण निवासी नहीं है। तो ये जो दोनों सिचुएशन है, ये निवासी है लेकिन ये साधारण है और ये असाधारण है।
इसकी कंडीशन होती है वही आपको बतानी है, नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस कर सकते हैं फिर उनको। पहले मैं चाहूँगा आप कमेंट के माध्यम से लिखें उनको। तो देखिए आप यहाँ पे पाएंगे कि अगर आप रेजिडेंट हैं और ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो आपकी हर तरह की इनकम पे इंडिया में टैक्स लगना ही है। तो सबसे ज़्यादा टैक्स इंसिडेंट इसी में होता है। जो रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसकी विदेश से कमाई गई आय जो है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बाकी चीज़ों पर टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पूर्वाधिकार अंशधारी जो होते हैं वो क्या होंगे, इनमें से सही का चुनाव करें। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन इसमें डी, ओनर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के मालिक होंगे। देखिए शेयर होल्डर चाहे इक्विटी शेयर होल्डर हो और चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, दोनों ही कंपनी के ओनर होते हैं। केवल उनके जो बाकी टर्म्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, लेकिन होते दोनों ही ओनर हैं। प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो पार्शियल ओनर कहे जाते हैं। उनको क्रेडिटर नहीं बोला जा सकता है क्योंकि उनको डिविडेंड मिलता है और डिविडेंड केवल लाभों में से मिलता है। अगर लाभ नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा। तो ये पहचान है कि लाभांश, लाभ का अंश उसी को मिलता है जो ओनर होता है। पहली बात तो क्रेडिटर्स को कोई लाभांश नहीं मिलता है। दूसरा है इन केस ऑफ नो प्रॉफिट्स, अगर नो प्रॉफिट्स, अगर कोई प्रॉफिट नहीं है तो कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। लेकिन अगर किसी का लोन है, जैसे वो डिवेंचर होल्डर है या कोई अन्य है, तो ऐसे केस में उसको इंटरेस्ट मिलता ही है चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। और नेक्स्ट, कैपिटल प्रोवाइड की जाती है इनके द्वारा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के द्वारा, वो तभी रिटर्न की जा सकती है जब बाहरी लायबिलिटी सारी पे कर दी जाए, उस केस में जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा हो, समापन हो रहा हो, यानी कि ये लोग भी रिस्क बियर करते हैं, तो ये भी कंपनी के मालिक ही कहे जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द टर्शियरी सेक्टर, इनमें से कौन सा टर्शियरी सेक्टर में शामिल नहीं है। तो सही का आपको जवाब देना है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर टर्शियरी सेक्टर में शामिल नहीं है। बाकी बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट ये टर्शियरी सेक्टर का हिस्सा होते हैं। इकोनॉमी में 3 मेजर सेक्टर्स होते हैं, सी इसका सही जवाब है। और इसको जान लेते हैं टर्शियरी सेक्टर को। टर्शियरी सेक्टर को जानने से पहले ये जान लें कि इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था में 3 तरह के सेक्टर होते हैं। जो कॉमन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है अभी उसकी बात कर रहे हैं। मॉडर्न 1-2 और आइटम इसमें शुरू हो गए हैं पार्ट इसके। जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है उसमें पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टेरिशरी सेक्टर। टेरिशरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब इनकी पहचान क्या है, देखिए प्राइमरी वो होता है जो नेचर से सामान लेता है। नेचर से, चाहे फसल के रूप में, चाहे माइनिंग के रूप में कुछ निकालें, चाहे जल में से कुछ निकालें, जल थल नभ कहीं से कुछ निकालें वो, और नेचर की मदद से अगर हम प्रोडक्शन लें तो वो सब प्राइमरी हो जाता है। जैसे फसल अगर लेते भी हैं तो नेचर की मदद से लेते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। नेक्स्ट होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। नेचर की मदद से जो सामान ले लिए जाते हैं उनको या तो कोई ज्यों का त्यों यूज कर ले, अक्सर ऐसा होता है कि उनमें मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो नेचर से जो प्रोडक्ट निकल करके आते हैं उनको और यूजफुल बनाने के लिए, जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाने के लिए, अगर सीरियल्स हैं तो उनसे आटा बनाने के लिए, बिस्किट बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, अगर कोई आयरन ओर है ऐसे तो उसको स्टील बनाने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए, गेट्स बनाने के लिए, तो इन सब में यूज किया जाता है। तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री हो जाती है। और जो टर्शियरी इंडस्ट्री होती है ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही इंडस्ट्रीज को हेल्प करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है इनकी वर्किंग को आसान बनाने के लिए। जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विस देती है, बैंकिंग की सर्विस देती है, इंश्योरेंस की सर्विस देती है। तो ये टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर कहलाता है। टर्शियरी सेक्टर का एक नाम सर्विस सेक्टर भी है। इसमें इन्वॉल्व होती हैं वो एक्टिविटी जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को उनके ऑपरेशंस में फैसिलिटेट करती हैं, मदद देती हैं। एग्जाम्पल हैं टर्शियरी सेक्टर के ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं। कोई भी सेक्टर जो मदद करता है केवल प्राइमरी और सेकेंडरी की, और
खास बात है, ना वो प्राइमरी है ना सेकेंडरी है, तब वो टर्शरी में आता है। अब एक नया क्लासिफिकेशन और शुरू हुआ है, 2 सेक्टर और इसमें जोड़े जाने लगे हैं। एक है क्वाटरनरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है? यह सेक्टर बेस्ड है उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे। ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक फर्दर क्लासिफिकेशन है, और यूं कहें कि ये सर्विस जो सेक्टर होता है उसका आगे क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो बाकी सर्विस एक्टिविटीज हैं उनसे थोड़ा ये डिफर करता है। किस मामले में? कि ये इंटेलेक्चुअल जो एक्टिविटीज होती हैं, बौद्धिक नॉलेज बेस्ड जो इकोनॉमी होती है उसको शामिल करता है। तो इसमें कौन कौन से एरिया शामिल होते हैं? कंप्यूटिंग, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टेंसी, मैनेजरियल कंसल्टेंसी या अन्य टेक्निकल कंसल्टेंसी, आर&डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब इसमें आ जाते हैं क्वाटरनरी सेक्टर में। और नेक्स्ट है क्वेनरी सेक्टर। ये और इससे भी सर्विस सेक्टर में क्वाटरनरी से भी और थोड़ा सा आगे हो गया, इसी का फर्दर क्लासिफिकेशन क्वेनरी सेक्टर। ये सेक्टर रेफर करता है इकोनॉमी के उस पार्ट को जहां पे टॉप लेवल डिसीजंस लिए जाते हों, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग का काम होता है वो इस सेक्टर में आ जाता है, इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजन। अब इस डिसीजन में कौन कौन शामिल है? सरकार शामिल है, सरकार कानून बनाती है, लेजिस्लेशन बनाती है। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग इंडस्ट्री, कॉमर्स या एजुकेशन सेक्टर में, जैसे कोई कंपनी है तो उसके सीईओ जो डिसीजन लेते हैं एजुकेशन सेक्टर में, अगर कोई यूनिवर्सिटी के वीसी हैं तो वो जो डिसीजन लेते हैं, ये या शिक्षा मंत्री जो डिसीजन लेते हैं, ये सब क्वेनरी सेक्टर का हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं, इन डैश इन फैक्ट नो लीडरशिप एट ऑल। बात कही जा रही है कि इनमें से एक ऐसा आइटम है जिसमें कोई लीडरशिप नहीं होती है। ये लीडरशिप के टाइप्स हैं, इनमें बताया गया है कि ये लीडरशिप का ऐसा टाइप है जिसमें लीडरशिप तो होती ही नहीं है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही है वो है फ्री रेन, मुफ्त लगाम, मुक्त होता है ये, एक तरह से फ्री रहता है, कोई प्रेशर नहीं रहता। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। फ्री रेन लीडरशिप, इसको लेस इज फेयर लीडरशिप भी कहते हैं। इस टाइप के लीडरशिप में जो लीडर होते हैं वो अलाउ करते हैं ग्रुप मेंबर्स को कि वो अपने लेवल पे डिसीजन लेते रहें, यानी कि जो मैनेजमेंट है उसमें ये पैसिव रोल प्ले करती है। ये अपने जो इनके वर्कर्स होते हैं या सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको खाली टारगेट बता देते हैं कि ये आपके टारगेट हैं, और वर्किंग से रिलेटेड सारे डिसीजन आप स्वयं लें, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फोर्स दैट शेप्स पर्सनैलिटी। इनमें से ऐसा कौन सा एनवायरमेंटल फोर्स है जो पर्सनैलिटी को शेप करता है, पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है? तो गिवन ऑप्शंस में से सही का चुनाव करें। इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, एक्सपीरियंस, अनुभव हमको पर्यावरण से मिलता है। इसका सही जवाब सी है। और पर्सनैलिटी क्या होती है इसको समझें। देखिए पर्सनैलिटी क्या होती है, आप कई दफे बातों में इस्तेमाल करते होंगे कि उस बंदे की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। तो देखिए होती क्या है ये पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी कोई एक चीज नहीं है जिसके बारे में हम बोल सकें। पर्सनैलिटी में किसी पर्सन की वो सारी खूबियां शामिल हो जाती हैं जो उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाती हैं। यूनिक आइडेंटिटी यानी कि जब हम किसी पर्सन को देख के आए तो उसके बारे में जो हम एक विचार बनाते हैं वही उसकी पर्सनैलिटी होती है। तो पर्सनैलिटी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हमको दिख सकती है, लेकिन ये ओवरऑल किसी पर्सन की जो क्वालिटीज हैं वही उसकी पर्सनैलिटी का निर्माण करती हैं। पर्सनैलिटी यूं कहो कि उन सारी क्वालिटीज का सम होता है, कॉम्बिनेशन होता है जो किसी पर्सन के बारे में हम देखते हैं। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी को वो ट्रेडिशनली 2 हिस्सों में क्लासिफाई किए जाते हैं, हेरेडिटरी फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आजकल कुछ और भी फैक्टर्स इसमें जोड़े जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन भी है, लेकिन ये 2 काफी प्रचलित हैं, ट्रेडिशनल हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हेरेडिटरी फैक्टर्स। ये एक तो किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। पर्सनैलिटी में व्यक्ति की, जैसा कि अभी डिस्कस किया, कि सारी क्वालिटी शामिल हो जाती हैं। किसी पर्सन की हाइट है, किसी पर्सन का जो साइज है, उसका वेट है, और किसी पर्सन का जो कलर कॉम्बिनेशन है, और इसके अलावा जितनी भी सारी चीज़ें हम देखते हैं, उसका स्वभाव जो है हंसने का, बोलने का, उसकी आवाज़ जो है,
उसके बात करने का तरीका जो भी है, उसके चलने का जो स्टाइल है, ये सारी चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होती हैं। तो इसमें पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हेरेडिटरी होती हैं। हेरेडिटरी यानी कि उसको अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, माता से या पिता से मिलती हैं। इनमें वो सारी खूबियाँ आ जाती हैं जो बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और इनहेरेंट साइकोलॉजिकल मेकअप होता है। साइकोलॉजिकल हो, चाहे फिजियोलॉजिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, ये काफ़ी हद तक प्रभावित रहता है एक व्यक्ति का उसके माता और पिता से। इसके अलावा जैसे अभी यहाँ पे इस गिवन ऑप्शन में जो थे जेंडर और हाइट, ब्रेन साइज, ये काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं बच्चे के माता-पिता से और इसलिए ये हेरेडिटरी फैक्टर्स में आ जाते हैं। बाकी है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर वो होते हैं जो एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट का मतलब होता है एवरीथिंग व्हिच इज इन आवर सराउंडिंग, जो हमारे चारों तरफ जो है और वो हमको प्रभावित कर रही है। जैसे हमारी कल्चर, जिस कल्चर में हम निवास करते हैं, जिसमें रहते हैं, जिसमें हम बड़े हुए हैं, उसका प्रभाव रहता है। फैमिली, परिवार का प्रभाव रहता है, जैसा हमारा परिवार होगा। फ्रेंड्स का प्रभाव रहता है, जैसा फ्रेंड सर्कल होगा। और ग्रुप, जिन ग्रुप्स में हम रहते हैं, जिन ग्रुप्स के साथ हम डील करते हैं, उनका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये सब हमें एक्सपीरियंस देते हैं, अनुभव देते हैं, इसलिए ये एनवायरमेंटल फैक्टर है उसमें, अनुभव। नेक्स्ट है द फाइनल स्टेप ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसका फाइनल स्टेप क्या होता है? देखिए, स्ट्रेटेजिक क्या होती है? एक खास टाइप की प्लान होती है स्ट्रेटेजिक। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस होती है जब हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उसको मैनेज करते हैं। तो स्ट्रेटेजी की जो मैनेजमेंट प्रोसेस है उसका अंतिम चरण क्या होगा? गिवन ऑप्शंस को देखें, इनमें से आइडिया हो जाएगा जब उनको ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन सा इसका फाइनल स्टेप होना चाहिए। तो इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इवैल्यूएटिंग रिजल्ट, रिजल्ट्स का मूल्यांकन करना। डी इसमें सही जवाब है। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के कॉमन जो चार इसके स्टेप्स हैं, अलग अलग थिंकर्स अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो जैसे एनवायरमेंटल स्कैनिंग, इसका मतलब होता है एनवायरनमेंट को स्कैन करना। जैसे स्कैनर जो होता है, एक मशीन होती है, वो क्या करता है? वो डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है। स्कैन करने का मतलब है डॉक्यूमेंट को हूबहू ज्यों का त्यों वो ले लेता है और उसको फर्दर इन्फॉर्म कर देता है। ठीक वैसे ही एनवायरमेंटल स्कैनिंग जिनके द्वारा की जाती है, वो लोग एनवायरनमेंट को हूबहू रीड करते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द एनवायरनमेंट इन रियल, और उसी को वो क्या करते हैं, अपने ऑफिसर्स को या अपने मैनेजमेंट को बता देते हैं। तो इसमें ये कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को, स्क्रूटनाइज करते हैं और प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन को स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। अब ये जो इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे जो मैनेजमेंट है वो अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करती है। इसका मतलब होता है डिसाइडिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अपनी तरफ से वो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं, चुनते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। इसके बाद है स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। इसमें बारी आती है कि जो स्ट्रेटेजी हमने तय की है, हमने तैयार की है, हमने फाइनल ओके की है, डिसाइड की है, अब उसको इम्प्लीमेंट कराने की बारी होती है। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि स्ट्रेटेजी को लागू कराना, हमारी स्ट्रेटेजी वर्क करे उसी हिसाब से जैसे हमारी इंटेंशन थी, जो इंटेंडेड हमने किया था। या पुटिंग द ऑर्गेनाइजेशन चूजन स्ट्रेटेजी इनटू एक्शन, जो ऑर्गेनाइजेशन की चूज की हुई स्ट्रेटेजी है उसको एक्शन में लागू करना, यही इम्प्लीमेंटेशन है। इसके बाद जब इम्प्लीमेंट हो जाती है तो स्ट्रेटेजी का एवेल्युएशन किया जाता है। एवेल्युएट करना ये फाइनल स्टेप होता है स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट प्रोसेस में। इस प्रोसेस में मेजर करते हैं परफॉर्मेंस रिजल्ट को। हालांकि इसके बाद भी एक स्टेप हो जाता है, लेकिन क्योंकि इसमें 4 ही स्टेप थे, तो मतलब जो स्टेप्स हैं ये कोई फिक्स्ड नहीं है कितने ही होंगे। जो एनालाइज करने वाले हैं वो अपने अपने हिसाब से इनमें स्टेप्स घटा और बढ़ा भी सकते हैं। जैसे स्ट्रेटेजी इवैल्यूएट किया, उसके बाद करेक्टिव एक्शन भी ले सकते हैं, वो भी एक स्टेप हो सकता है। लेकिन जो गिवन ऑप्शन थे उनमें से यही होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लो द मोस्ट एलिवेटेड टाइप ऑफ नीड इज। अब मास्लो के अनुसार जो सबसे उच्च किस्म की नीड है वो कौन सी है, इनमें से यह बताना है। अब्राहम मास्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी, उसमें उन्होंने 5 कैटेगरीज किए नीड्स के, जिनसे जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि लोगों को मोटिवेट करना है तो ये नीड्स का ऑर्डर होता है, उनको प्रॉपर ऑर्डर में हम सेटिस्फाई करते रहेंगे, लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे। तो जो गिवन ऑप्शन है इनमें से जो सही जवाब है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और यह नीड सबसे हायर कैटेगरी की नीड है। बाकी इसको देखते हैं, ये इसका सही जवाब था। और मास्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है वो क्या है, इन्होंने ये थ्योरी कब दी? तो अब्राहम मास्लो ने ये थ्योरी
दी ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नाम के एक पेपर में 1943 में। और इस थ्योरी में उन्होंने सजेस्ट किए 5 लेवल्स। 5 लेवल्स में उन्होंने बताया कि किसी पर्सन का जो सबसे पहला लेवल होता है वो होता है फिजियोलॉजिकल नीड, यानी कि उसकी शारीरिक आवश्यकताएं। इसमें नीड फॉर एयर, फूड, ड्रिंक, शेल्टर, क्लॉथिंग, हीट, स्लीप, ये सब उसकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं। और सबसे इनको बेसिक नीड भी कहा जाता है, मूलभूत आवश्यकताएं भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है सेफ्टी नीड। जब किसी पर्सन की ये फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती हैं तो अब उसको फर्दर हम मोटिवेट करना चाहते हैं तो सेफ्टी नीड के माध्यम से मोटिवेट कर सकते हैं। ये नीड सेफ्टी, हर तरह की सेफ्टी, सेफ्टी डेंजर से, खतरों से सुरक्षा, सिक्योरिटी, ऑर्डर से, लॉज, स्टेबिलिटी, लिबर्टी, लिविंग विदाउट फियर, ये सारी चीज़ें। अब इस सेफ्टी में इकोनॉमिक सेफ्टी, फाइनेंशियल सेफ्टी, ये सब आ जाती हैं, फिजिकल सेफ्टी सब आ जाती हैं और ये उसके पहलू हो सकते हैं। नेक्स्ट है लव एंड बिलोंगिंगनेस। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक क्लासिकल एग्जांपल, कि जैसे कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड है, उसके पास कोई काम नहीं है, तो अभी के लिए वो हम उसको मोटिवेट करना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे कि भाई देखिए आपके पास कोई काम है नहीं, अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लो तो हम आपको 20,000 रुपये पर मंथ दिला देंगे। तो वो मोटिवेट हो जाएगा, वो काम करने लगेगा और 20,000 रुपये लेने के लिए वो जॉब मतलब मन से प्राप्त करेगा, थोड़ी सी मेहनत करके वो जॉब ले लेगा। लेकिन बाद में उसको पता चला कि ये जॉब तो रेगुलर नहीं है। जैसे लोगों ने को देखा होगा आपने कि जब रेगुलर जॉब नहीं रहती है तो वो सरकार में अगर कॉन्ट्रैक्ट पे भी मिलती है तो उसके लिए भी काफ़ी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी कोशिश करते हैं। और लेकिन बाद में उनको जब उनकी जॉब लग गई, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे अगर किसी की जॉब लग गई, अब उसके मन में एक नई चिंता होती है। यहाँ पे शुरुआत में वो मोटिवेट हो गया था, खुश हो गया था कि चलो जॉब लगी, लेकिन जैसे ही उसकी ये जॉब लगेगी तो फिजियोलॉजिकल नीड तो पूरी हो गई। एयर, फूड, मतलब खाना, कपड़ा, मकान, इतना तो उसको मिल ही जाएगा। अब रोटी कपड़ा मकान का अरेंजमेंट हो गया, इतना वो किराया अगर खरीदेगा भी नहीं तो किराए पे तो रह ही लेगा, खाना पीना सब हो जाएगा। तो इसका मतलब उसकी बेसिक नीड जैसे ही पूरी होंगी तो अब उसकी अगली नीड काम करना शुरू कर देगी, यानी कि अब वो कहेगा सेफ्टी चाहिए उसको। सेफ्टी मतलब उसको परमानेंसी चाहिए, अपने करियर की भी सेफ्टी चाहिए, वो चाहेगा रेगुलर टाइप की जॉब मिले तो थोड़ा सा वो ज़्यादा मोटिवेट हो सकता है। अब उसको परमानेंट जॉब का अगर हम आकर्षण दें, ठीक ऐसे ये नीड बढ़ती चली जाती हैं। जब किसी के पास ये भी हो जाती है तो लोगों की नीड कभी खत्म नहीं होती हैं और ये इस क्रम में बढ़ती हैं। मतलब नीड तो बहुत सारे थिंकर्स ने बताई, नीड के ऊपर थ्योरी दी, लेकिन मास्लो की जो नीड थ्योरी है उसकी खास बात यही है कि वो सीक्वेंस में कहते हैं कि जब ये नीड पूरी हो जाएगी, यानी कि जैसे किसी पर्सन की रेगुलर जॉब भी लग गई, अब उसकी सेफ्टी भी हो गई, जॉब निश्चित है, उसको पेंशन मिलेगी, सब कुछ ठीक ठाक है, अब कैसे मोटिवेट करें? तो अब उसको मोटिवेट कर सकते हैं हम। तो अब उसको मोटिवेट करने का तरीका है लव और बिलोंगिंगनेस। इसमें फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, गिविंग, रिसीविंग, अफेक्शन, बीइंग पार्ट ऑफ द ग्रुप, ये सब। इसके बाद जब ये भी पूरी हो जाती है तो एस्टीम नीड। एस्टीम नीड में यानी कि यहाँ तक उसको समाज में एक अपना समाज में वो भी एक शामिल होना चाहता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो समाज में केवल शामिल नहीं होना चाहता। अब ये जब उसकी नीड हो गई तो वो समाज में थोड़ा सा अलग स्टेटस चाहता है लोगों से। तो जो एस्टीम नीड है इसलिए इसको स्टेटस या प्रेस्टीज नीड भी कहते हैं। इसमें सेल्फ एस्टीम, डिग्निटी, अचीवमेंट, इंडिपेंडेंस, डिजायर फॉर रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, ये सब एक व्यक्ति को जरूरत होती है। नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब ये नीड ऐसी है जब सारी नीड पूरी हो गई, जैसे किसी को अच्छी जॉब भी मिल गई, उसका स्टेटस भी अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति 24 घंटे काम में लगा रहता है, कि जैसे मुकेश अंबानी है, उनके पास सब चीज़ हो गई है, वो रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के, तो उसके बावजूद भी वो हमेशा मतलब चाहते हैं कि हम और फर्दर डेवलप करें, फर्दर डेवलप करें। तो ये कौन सी नीड होती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऐसी नीड होती है जो कहती है कि फुल यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टैलेंट, कि आपका जो टैलेंट है उसका फुल यूज। अब ये टैलेंट का फुल यूज ऐसी चीज है जो कभी पूरा नहीं होता। आप जितना मर्जी काम कर लीजिए, आपको लगेगा मेरा टैलेंट और बचा हुआ है, अभी मैं और काम कर सकता हूँ। तो या कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियलिटीज, जितना आदमी एक्स्ट्रा जितना आदमी करता जाता है उसकी पोटेंशियलिटी बढ़ती चली जाती है, उसका पोटेंशियल बढ़ता है। तो इसलिए ये नीड वो है जो लोगों से लास्ट में भी जीवन पर्यंत काम कराती रहती है। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन इज रिलेटेड विद। अब सब्रोगेशन का सिद्धांत जो है ये किससे संबंधित है? इनमें से जो देख करके ऑप्शन है इनमें सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जनरल इंश्योरेंस एक्ट से रिलेटेड है। मतलब इंश्योरेंस में
ये काफ़ी लागू होता है। और इंश्योरेंस में भी, जनरल इंश्योरेंस के केस में, लाइफ इंश्योरेंस में लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। देखिए सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये जानते हैं। सब्रोगेशन का मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन पर्सन और ग्रुप बाय अनदर इन रिस्पेक्ट ऑफ ए क्लेम accompanied by the transfer of associated right and duties। मतलब एक पर्सन और कोई दूसरा पर्सन है, और जो दूसरे पर्सन के रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये पहले पर्सन ने अपने ऊपर ले ली, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो राइट है इसके, वो राइट और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों भी ये जब सब्स्टिट्यूट कर देगा, ये ले लेगा इसके, तो इसको सब्रोगेशन कहते हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझाते हैं। सब्रोगेशन दरअसल होता क्या है, इंश्योरेंस के सेक्टर में खास तौर पे ये लागू होता है कि जैसे मान लो हमने अपनी किसी एसेट का इंश्योरेंस कराया, गोडाउन का इंश्योरेंस कराया, और मान लीजिए गोडाउन में जो है वो कोई मिसहैपनिंग हो गई, आग लग गई, और आग से इसमें काफ़ी नुकसान हुआ। हमारा 10 लाख का इंश्योरेंस था, 10 लाख रुपए कंपनी ने दे दिए। अब जो आग से नुकसान होने के बाद जो सामान बचा है उस पर हमारा राइट नहीं रहा, उस पर इंश्योरेंस कंपनी का राइट हो गया। या ऐसे समझे जैसे मान लो किसी की कार थी, अब उस पर्सन की जो कार थी वो चोरी हो गई, और कार चोरी हो जाने के बाद उसने इंश्योरेंस कंपनी में गया, इंश्योरेंस कंपनी ने उसको हर्जाना दे दिया, तो उसको तो हर्जाना मिल गया। अब मान लीजिए बाद में वो कार कहीं पकड़ी जाती है, मिल जाती है, तो अब जो कार मिल जाएगी वो हमारी नहीं होगी, उस पर्सन को नहीं होगी जिसकी कार थी, उसको तो पैसे मिल गए। अब उसकी जगह पे आ जाएगी इंश्योरेंस कंपनी, ये कार इंश्योरेंस कंपनी की होगी अब, जो इसको पैसा दे चुकी है। यही प्रिंसिपल सब्रोगेशन है। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का ही एक एक्सटेंशन है। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, कि जो इंश्योरेंस होता है वो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लागू होता है उसमें। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि आपकी केवल क्षति की पूर्ति होगी, कि कार चोरी हुई है तो केवल आपको कार के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कार भी मिल जाए और पैसे भी मिल जाए। तो ये इसी प्रिंसिपल को थोड़ा सा और डिटेल में आगे क्लियर करता है। नेक्स्ट है, इट अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। ये उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट में लागू होता है और उन सब कॉन्ट्रैक्ट में लागू होता है जो इंडेमनिटी को होते हैं। अब देखिए LIC जो होती है, लाइफ इंश्योरेंस ना तो इंडेमनिटी ही लागू होता है इसमें, ना सब्रोगेशन। इंडेमनिटी कैसे लागू होगा, क्योंकि लाइफ की कोई कीमत नहीं होती है फिक्स, तो क्षति की पूर्ति लाइफ के केस में नहीं होती है। आप जितने मर्जी का इंश्योरेंस करा लें उतने रुपए आपको मिल जाएंगे। आपकी लाइफ को कोई ऐसे नहीं आंकेगा कि साहब आपने 1 करोड़ का बीमा कराया था तो आपकी लाइफ तो इतने रुपए की लग नहीं रही है। अगर आपने इंश्योरेंस करा लिया और आपका इंश्योरेंस हो गया तो वो पैसा आपको मिलेगा मिस हैपनिंग के केस में। ये अभी डिस्कस कर ही दिया है। नेक्स्ट है, परफॉर्मिंग एसेट्स मींस, जो परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनका मतलब क्या होता है। ये बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, टर्मिनोलॉजी है। तो गिवन ऑप्शंस में से सही का निशान लगाएं। इनमें से जो सही है वो है ऑप्शन डी, लोन्स एंड एडवांस विच जनरेट इनकम। लोन और एडवांस जो इनकम जनरेट कर रहे हैं वो परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, और जो इनकम जनरेट नहीं करते हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, एनपीए। तो एनपीए ज्यादा प्रचलित वर्ड है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। परफॉर्मिंग एसेट क्या होती हैं, जो फ्लो ऑफ मनी रेगुलर बेसिस पे जिनसे बना रहता है। खास तौर पे बैंकों के केस में यूज होता है कि बैंकों की एसेट क्या होती है, जो बैंक ने लोन दे रखा है। तो बैंक ने जो लोन दे रखा है, अगर लोग उस पर सही तरीके से किसी लोन पे उसको किस्त वापस आ रही है, ब्याज भी मिल रहा है और उसका मूल भी मिल रहा है, प्रिंसिपल भी मिल रहा है, इंटरेस्ट भी, तो वो परफॉर्मिंग एसेट कही जाएगी। लेकिन अगर कोई लोन ऐसा है कि उस पर दिक्कत हो रही है, किस्तें वापस नहीं आ रही हैं, तो वो एनपीए बोला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हालांकि एनपीए की एक कंडीशन है कि तब एनपीए कहा जाता है अगर किसी लोन या एडवांस पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट ये ओवरड्यू हो जाए 90 डेज तक, यानी कि 3 महीने तक अगर नहीं आया तो उसके बाद अब इसको एनपीए कहा जाता है। एनपीए को भी आगे 3 हिस्सों में बांटा जाता है, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो सबस्टैंडर्ड एसेट होती हैं। अगर अगर एसेट जो रिमेन हो, मतलब एनपीए बन के रह जाए 12 महीने तक या 12 महीने से कम, लेस देन और इक्वल टू, मतलब कहने का ये है कि अगर ये सिचुएशन जो एनपीए तो बन गया था वो कि 90 दिन तक नहीं आया पैसा, अब यही सिचुएशन मान लो 12 महीने तक बनी रह जाती है, तो अब वो एसेट एनपीए की बजाय सब स्टैंडर्ड एसेट कहलाएगी एनपीए में भी। और नेक्स्ट है डाउटफुल एसेट, अगर वो 12 महीने से ऊपर, ये जो पीरियड है उसका वो 12 महीने को पूरा कर देता है, तो उसके बाद अब इसकी जो सिचुएशन है वो डाउटफुल एसेट कहलाएगी। और इसके बाद वो लॉस एसेट कह जाएगी उस समय पे जब उसको आइडेंटिफाई किया जाए
बैंक के या इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा या आरबीआई के द्वारा इंस्पेक्शन के समय पे। तो ऐसे केस में अब ये लॉस असेट कहलाएगी और तब उसको रिटर्न ऑफ किया जाएगा। जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम, जनरल रिजर्व किससे बनाया जाता है? तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट से जनरल रिजर्व बनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। जनरल रिजर्व होते क्या हैं? जनरल रिजर्व होते हैं किसी कंपनी के पास जब सफिशिएंट प्रॉफिट होते हैं तो वो फ्यूचर के लिए कुछ पैसा बचा के रख लेती है, और ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप प्रॉफिट अवेलेबल होने पे ही रिजर्व रख सकते हैं, इसलिए इनको एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। एम ऑफ क्रिएटिंग जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का जो एम होता है बनाने का वो होता है कि ये प्रोवाइड करेगा एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन को, और संस्था के जो कैश रिसोर्सेज हैं उनको स्ट्रेंथ देगा। ये क्रिएट किया जाता है हमेशा रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से। रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब उन प्रॉफिट से होता है जो बिजनेस अपनी जो मेजर एक्टिविटीज से अर्न करता है, और इसको फ्री रिजर्व भी कहा जाता है क्योंकि जो जनरल रिजर्व होते हैं इनको किसी खास काम के लिए नहीं रखा जाता है, इसलिए इनको फ्री रिजर्व भी कहते हैं। ये फ्रीली यूज किए जा सकते हैं किसी भी। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स इज शोन इन, प्रीमियम रिसीव इश्यू ऑफ शेयर्स पे वो दिखाया जाता है कहाँ पे? अगर शेयर इशू किए और उन पे कंपनी को प्रीमियम मिला तो उस प्रीमियम को कंपनी कहाँ दिखाएगी? गिवन में से सही जवाब बताएं कहाँ दिखाया जाएगा। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। होता क्या है, ये प्रीमियम जो रिसीव होता है, अब चाहे शेयर के इशू पे रिसीव हो चाहे डिबेंचर के इशू पे हो, ये एक कैपिटल रिसीप्ट होती है, पूंजीगत प्राप्ति होती है और कैपिटल गेन होता है एक तरह से। ये इट इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है और दिखाया जाता है लायबिलिटीज के लायबिलिटीज पार्ट में बैलेंस शीट के में, और इसकी हेडिंग रहती है रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके अंतर्गत इसको दिखाया जाता है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्यूचर में और ऐसे ही वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप जरूर अपनी तरफ से कोई राय भी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।